जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सो आज है 11 जुलाई 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर जो करंट अफेयर्स हम कवर कराते हैं वो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सभी पर्सपेक्टिव से कवर कराते हैं। प्लस इसके अलावा अगर आप प्रॉपर यूपीपीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो ज्ञान सर के पेड कोर्स को जो है वो जरूर ज्वाइन करें दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हम लोग सेशन को शुरू करेंगे, बट उससे पहले आप ये हमारे टेलीग्राम की जो ग्रुप्स हैं उसको जरूर ज्वाइन करिए, प्लस इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो जो है वो करिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। देखो ये सब टॉपिक्स हैं जिनको आज एक एक करके हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है भारत में कैबिनेट समितियां जो होती हैं उनसे रिलेटेड है, कैबिनेट कमिटीज इन इंडिया का टॉपिक है। यूनियन गवर्नमेंट ने जो है वो रिसेंटली जो है वो फिर से 8 कैबिनेट कमेटी जो है वो तैयार करी है, बनाई है। मैं आपको अभी पहले सिंपल शब्दों में समझा दूं कि कैबिनेट कमेटी होती क्या है। अच्छा, जो भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी जनरल स्टडीज के बैच में है, कोर्स में या हमारे कोर्स में या कहीं पर भी तैयारी कर रहे हो, तो इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि आपके पॉलिटी के अंदर ये टॉपिक आता ही है जिसमें आपके डिटेल में नोट्स है वो आपकी जीएस की क्लास में बन जाते हैं। तो जो स्टूडेंट जीएस में हमारे साथ नहीं जुड़े हैं या कहीं और नहीं जुड़े हैं, या अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, तो जनरल स्टडीज में ये पॉलिटी के उसमें आ जाता है टॉपिक्स में, राइट। तो आपको इसके अलग से करंट अफेयर्स के नोट्स नहीं बनाने हैं। अच्छा, अब मैं आपको समझाता हूँ कैबिनेट कमेटी क्या होती है। तो गाइज ये बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट समितियां यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी होती है, जैसे कि इसमें हम लोग को देखने को मिलती है फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, ये मतलब जो सबसे ज्यादा, डिफेंस मिनिस्ट्री जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। यस, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है और ये ऐसी कमेटी होती है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी कंट्री के अंदर। शासन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका, राइट। अब ये दो प्रकार की होती है, एक होती है स्टैंडिंग कमेटी और दूसरी होती है एडहॉक कमेटी, यानी कि हिंदी में बात करें तो स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। ये दो समिति हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, याद रखिएगा। स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट नेचर की होती है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, हिंदी में तो समझ में आ रहा है, स्थायी नाम से ही क्लियर है, राइट। और जितने भी मुद्दे होते हैं, राइट, जो चल रहे होते हैं तो उसको जो है ये डील करती है। एडहॉक कमेटी जो होती है वो टेम्पररी बेसिस की होती है, यानी कि अस्थायी होती है, और इसको स्पेसिफिक प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए ही बनाया जाता है, मतलब विशिष्ट स्पेसिफिक समस्याओं के समाधान के लिए इसको जो है वो गठित किया जाता है। और जैसी वो समस्या खत्म हो जाती है वैसे ही वो समिति जो है वो भंग हो जाती है। तो ये दो प्रकार की समिति होती है, एडहॉक और स्टैंडिंग, याद रखिएगा। फीचर्स के बारे में बात करें कैबिनेट कमेटी के, तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अतिरिक्त संवैधानिक निकाय हम लोग को देखने को मिलती है। इसको स्टैब्लिश किया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स के आधार पर रेदर देन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, मतलब कि इसमें संवैधानिक प्रावधान की बजाय प्रशासनिक नियमों के आधार पर इसको स्थापित किया है। याद रखना कि कैबिनेट कमेटी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स यानी कि प्रशासनिक नियम के आधार पर बनाई गई है, ना कि संविधान के अकॉर्डिंग। फैक्ट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला। आगे की चर्चा करें, इसकी मेंबरशिप की बात करें तो इसकी मेंबरशिप जो होती है वो 3 से 8 मेंबर्स इसके हो सकते हैं, राइट, कमिटीज के अंदर। आगे की चर्चा करें, टिपिकली जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर जो हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, और जो कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो नहीं होते हैं वो भी इस कमेटी का हिस्सा जो है वो बन सकते हैं। अगर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है वो मेंबर होते हैं तो वो उस कमेटी को प्रिसाइड करते हैं, ऑब्वियसली, राइट। अध्यक्ष जो होंगे उस कमेटी के पीएम होंगे, अगर पीएम किसी भी कमेटी में है तो। इसके फंक्शंस की जो है वो बात करें तो कैबिनेट को ध्यान में रखते हुए, यानी कि कैबिनेट जो भी डिसीजन जो है वो देता है उसको ध्यान में रखते हुए, राइट, ये कार्य करती है, राइट, जो भी इसको कहा जाता है। फिर इसके अलावा कौन सी कमेटी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट की नियुक्ति समिति। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति। कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन, आवास पर कैबिनेट समिति। कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर, संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी। कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, निवेश और विकास पर कैबिनेट समिति। और कैबिनेट कमेटी ऑन स्किल एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड, कौशल विकास और कौशल रोजगार और आजीविका पर कैबिनेट समिति। तो इसके नाम से ही आप लोग को क्लियर हो रहा है, जैसे एक सिक्योरिटी को ध्यान में रखने के लिए सिक्योरिटी की कमेटी बनाई गई है, अपॉइंटमेंट्स को ध्यान में रखते हुए अपॉइंटमेंट के लिए है,
आर्थिक मामलों को ध्यान में रखने के लिए आर्थिक मामलों से रिलेटेड कमेटी हम लोग को देखने को मिल रही है। यस, तो ये सब नाम से आपको क्लियर है, अलग से आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या चैलेंजेस जो है तो कैबिनेट कमेटी जो है वो फेस करती है, तो कई बार डिलेज, मतलब कि हम लोग को देखने को मिलता है कि कमिटीज के बीच में जो है वो कई बार डिबेट डिस्कशन इतना ज्यादा हो जाता है कि जो पर्पस होता है उसका वो बहुत लेट फुलफिल होता है। मतलब जितनी जल्दी डिसीजन लेना चाहिए उतनी जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते। इनमें एक्सपर्टीज की कई बार कमी हम लोग को देखने को मिलती है। कई बार पॉलिटिकल जो एक्सपीरियंस के लोग जो है वो ज्यादा रहते हैं, एक्सपर्ट लोग जो है उसमें कम हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। इसके अलावा कमिटी जो है वो ऑपरेट करती है आइसोलेशन में, मतलब कि अलग से, राइट। तो इसलिए उनको कई बार प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर डेटा जो है वो मिल नहीं पाता। पॉलिटिकल प्रेशर इनके ऊपर जो है वो होता है, राइट। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी की भी बड़ी प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। फिर पावर जो होती है वो ऑब्वियसली बात है पॉलिटिकल हेड के हाथ में होती है, तो उस हिसाब से वो अपना डिसीजन जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं कैबिनेट कमेटी के फाइनल डिसीजन को। तो ये भी एक इशू हम लोग को देखने को मिलता है। ये सब प्रॉब्लम्स है। फिर अब क्या किया जाए, तो ये जो प्रॉब्लम होती है मैं आपको हमेशा बताता हूँ, वही उसका सोल्यूशन होता है कि पहली बात तो कैबिनेट कमेटी का रोल क्या है वो क्लियरली डिफाइन करो, राइट, स्पष्ट करो। फिर नेक्स्ट हम लोग को इसके अंदर एक्सपर्ट्स अगर नहीं है तो एक्सपर्ट्स को जो है वो शामिल करो। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा है तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, राइट। और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स जो है उसको बैलेंस करने पर फोकस करना है। पॉलिटिकल प्रेशर अगर ज्यादा है तो पॉलिटिकल प्रेशर से फ्री करना है, ऑटोनॉमी प्रोवाइड करानी है खुद से, राइट। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में एक थोड़ा सा आइडिया आप लोग को जो है वो होना चाहिए, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बट पॉलिटी के अंदर ये टॉपिक आ जाता है, इसलिए अलग से इसको आपको कवर करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपने सुन लिया, समझ लिया, दैट्स इट, मोर देन एनफ। गाइस, क्या आप जानते हो कि गिग वर्कर्स कौन होते हैं? पहले तो ये समझो, गिग वर्कर्स, देखो, एक तो परमानेंट एम्प्लॉय होता है, राइट। एक पार्ट टाइम जॉब वाले लोग होते हैं, यस। एक फुल टाइम जॉब वाले और एक पार्ट टाइम जॉब वाले, कमान, ये चीज तो सभी को पता है। बट गिग वर्कर वो होता है जैसे कि एग्जांपल के तौर पर कोई एक फ्रीलांसर फोटोग्राफर, क्या, या फ्रीलांसर पेंटर। चलो फोटोग्राफी से समझते हैं। एक फ्रीलांसर फोटोग्राफर है, उसके पास स्किल है फोटोग्राफी की। उसको जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो फोटोग्राफी के प्रोजेक्ट्स लेने लगता है, और उसको जब जरूरत नहीं पड़ती वो मना कर देता है कि भाई मुझे नहीं करना काम। मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने हिसाब से काम करे, राइट, किसी का उसके ऊपर जो है वो प्रेशर जो है वो ना हो, वो होता है गिग वर्कर। देखो, अगर उसने अपनी कंपनी खोल के रखी है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको फुल टाइम जो है वो काम करना पड़ेगा कंपनी के अंदर, तभी कंपनी जो है वो चल पाएगी। बट अगर वो एक प्रोफेशनल है, राइट, कि जैसे कि जब उसको काम की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करता है, वो कांटेक्ट करने लगता है अलग अलग स्टूडियो से। मैं फोटोग्राफर की अगर बात करूं तो, यस, कि उसको काम जो है वो मिल जाए, वेडिंग इवेंट शूट करने को मिल जाए या कोई भी इवेंट शूट करने को मिल जाए। तो उसने जैसे इवेंट शूट किया, उसका उसे पैसा मिला, बात खत्म। फिर अगली बार जो है अगर स्टूडियो उसको ऑफर करेगा तो मना भी कर सकते हैं कि भाई मुझे नहीं करना। मतलब समझ गए गिग वर्कर कौन वर्कर होता है। तो कर्नाटक ने रिसेंटली ड्राफ्ट किया है। अब देखो, ड्राफ्ट जो होता है ना वो हमारे लिए काम का नहीं होता, यस, मसौदा। बट फिर भी सुन लो आप, कर्नाटक प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर बिल 2024। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक जो है वो दूसरी स्टेट जो है बन गई है राजस्थान के बाद, जो कि गिग वर्कर्स के अधिकार के बारे में बात जो है वो करेगी, या प्रोटेक्ट जो है वो करेगी उनके अधिकार को। तो गिग इकोनॉमी जो है वो फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स हम लोग को देखने को मिलता है। मैंने आपको बताया कि वो परमानेंट नहीं है, फ्लेक्सिबल, वो अपने हिसाब से वर्कर जो है वो काम करते हैं। अब कुछ कर्नाटक के बिल की कुछ हाईलाइट बताता हूं मैं आपको, हालांकि इसको भी आपको लिखना नहीं है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि ये ड्राफ्ट है, मसौदा है। हाँ, ये फैक्ट आप जरूर लिख लो कि राजस्थान के बाद अब दूसरा कर्नाटक हम लोग को देखने को मिल रहा है जो कि गिग वर्कर्स के अधिकार के लिए कानून लेकर आ रहा है। बस इतना लिख लो आप। और गिग वर्कर्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन जो मैंने आपको समझाई है वो लिख लेना, बाकी भी आ ही जाएगा। इसकी डेफिनेशन शायद लिखी होगी, तो नहीं लिखी होगी तो मैं भी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। कर्नाटक बिल जो है वो क्या कर रहा है, सबसे पहली चीज तो ये बोल रहा है कि एक वेलफेयर बोर्ड क्रिएट करो, कल्याण बोर्ड का निर्माण जो है वो करो, जो गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए जो है वो काम करे, उनके वेलफेयर के लिए, उनके अधिकार के लिए जो है वो काम करे। यस, तो ये चीज पहली इसके अंदर हमें देखने को मिल रही है। ये बोर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उनको सोशल सिक्योरिटी जो है वो प्रदान कराने में, सामाजिक सुरक्षा जो है उसके उपाय जो है वो लाने में, और उनकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको एड्रेस करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, मतलब शिकायत निवारण तंत्र। नाम से समझ में आ रहा है कि एक ऐसी बॉडी बनाई जाए कि जहां पर गिग वर्कर्स की शिकायतें जो है
वो रजिस्टर की जाए और जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जाए, समाधान जो है वो लाया जाए। ये 2 लेवल का ग्रीवियंस रिड्रेसल सेल हम लोग को देखने को मिलेगा गिग वर्कर्स के लिए, गिग वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए टाइम रहते हुए। और ट्रांसपेरेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम में जो है वो लाई जाए, निगरानी प्रणाली में जो है वो पारदर्शिता लाई जाए। बिल जो है वो ये कह रहा है कि आप ट्रांसपेरेंसी जो है वो लेकर आओ डिसीजन मेकिंग में, कि भाई आप एक प्लेटफॉर्म पर जो भी डिसीजन जो है वो लेकर आ रहे हो, जो भी पॉलिसीज लेकर आ रहे हो, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है वो रहे, राइट। और टाइमली पेमेंट और डिडक्शन होना चाहिए, राइट, गिग वर्कर्स के लिए, राइट, एटलीस्ट वीकली बेसिस पर, कि किसी भी गिग वर्कर्स को कोई हायर कर रहा है तो वीकली बेसिस पर उसको जो है वो पे किया जाए, राइट। और गिग वर्कर्स के लिए यूनिक आईडी बनाने की इन्होंने जो है वो चर्चा करी है, बात करी है। फिर कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स, यानी कि उनके कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाए जिससे कि कोई उनसे काम करा के, कई बार ऐसा भी होता है कि लोग जो है वो फ्रीलांसर से काम तो करा लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लोग डील करते हैं कि चलो भाई 5,000 में तो हमारे पास आ जाओ, बेचारा सामने वाला सब कुछ काम कर देता है उसके लिए, फिर वो कमी निकालने लगते हैं कि अरे नहीं ये गलत वो गलत, ऐसा नहीं वैसा नहीं, कम ऑन, यस है ना। और फिर उसको जो कमिट किया गया होता है उतना पैसा देते नहीं है, कई बार तो पैसे ही नहीं मिलते उन लोग को। कई बार ऐसा भी होता है, कुछ लोग होते हैं जो काम निकलवाने के बाद सामने वाले को पैसा नहीं देते, ये सबसे गलत बात है, चीटिंग है ये। फिर वर्क एनवायरनमेंट और सेफ्टी, उनके वर्क एनवायरनमेंट पर फोकस करो, उनकी सेफ्टी पर जो है फोकस करो, गिग वर्कर्स की भी। उनके लिए वेलफेयर फंड जो है वो लेकर आओ, राइट, कल्याण निधि जो है वो लेकर आओ, यस। फिर पेनाल्टी जो है वो लाओ, जो इस बिल की कंडीशंस को रहे का उल्लंघन करेगा 5,000 से लेकर 1 लाख तक की पेनाल्टी। तो इन सब चीजों पर जो है ये बिल काम करेगा, बात करेगा। अब ये बिल जो है वो पास होगा, कानून बनेगा, तब हम और डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए ध्यान में रखो कि राजस्थान के बाद कर्नाटक दूसरी राज्य बन रही है जो गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए, उनके अधिकार के लिए जो है वो कानून पेश कर रही है, बस दैट्स इट। फिर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलती है, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने की, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि बैलेंस करना गिग वर्कर्स की नीड को, आवश्यकता को, राइट, और उनके जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड अधिकार है उससे रिलेटेड, राइट। तो मतलब उनकी क्या नीड है और क्या अधिकार मिलने चाहिए, वो बैलेंस करना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। फिर फंडिंग, प्रॉपर फंडिंग जो है वो उनकी सोशल सिक्योरिटी, जैसे कि पेंशन स्कीम और इस प्रकार की प्राइवेट स्कीम जो होती है ना, ये जो है वो लाई जाए। फिर डेटा कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर डेटा जो है वो होना जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है। अवेयरनेस क्रिएट करना जरूरी है, एजुकेट करना जरूरी है उनके अधिकार से रिलेटेड गिग वर्कर्स को। ठीक है, अब सरकार के कुछ कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट था ये, 2020 के ये 3 कोड जो है वो लाए गए थे, लेबर कोड जिसको हम लोग बोलते हैं। यस, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, तो ये हम लोग को देखने को मिला है। इसने रिकॉग्नाइज किया था गिग वर्कर्स को, राइट, और ये भी कहा था कि एम्प्लॉयर जो है वो सोशल सिक्योरिटी फंड में जो है वो कंट्रीब्यूट करें अपने एम्प्लॉई के लिए। इसके अलावा यूके और इंडोनेशिया का कुछ मॉडल हम लोग को देखने को मिलता है। यूके कैटेगराइज करता है गिग वर्कर्स को एज ए नॉर्मल वर्कर के तौर पर, श्रमिकों के तौर पर, राइट। उनको मिनिमम वेजेस जो है वो मिलना चाहिए, हॉलीडेज उनको मिलनी चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस उनका करवाया जाए। तो इवन इंडोनेशिया भी जो है एक्सीडेंट, हेल्थ और डेथ इंश्योरेंस गिग वर्कर्स के लिए मैंडेट करता है कि जो भी एम्प्लॉयर किसी गिग वर्कर्स को हायर कर रहा है तो उसके लिए ये सब चीजें की व्यवस्था जो है वो करे। फिर लिंक किया जाए वुमेन एम्पावरमेंट को गिग इकोनॉमी के साथ, महिला सशक्तिकरण को, राइट, क्योंकि महिला भी जो है बहुत ज्यादा मात्रा में गिग वर्कर्स के तौर पर जो है वो काम करती हैं, राइट, कॉन्ट्रेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें तो लिखा नहीं है गिग वर्कर्स की डेफिनेशन, बट मैं आपको जो है वो बता देता हूँ, आप लिख लो, नोट डाउन कर लो गिग वर्कर्स की डेफिनेशन। गिग वर्कर्स लिखो, गिग वर्कर्स कौन होते हैं? दे आर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, कॉमा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स, जैसे कि वेबसाइट बनाने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स, कॉमा, कॉन्ट्रैक्ट फर्म वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्ट फर्म वर्कर्स एंड टेम्पररी वर्कर्स, एंड टेम्पररी वर्कर्स। ब्रैकेट में लिख देना, ब्रैकेट में लिख देना, दे कॉन्ट्रीब्यूट, दे कॉन्ट्रीब्यूट, दे कॉन्ट्रीब्यूट इन इकोनॉमिक, इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उनका योगदान जो है वो आर्थिक विकास में देखने को मिलता है, बस सिंपल सी चीज। तो ये आपको समझ में आ गया ये वर्कर जो है वो कौन है, ठीक है, बस दैट्स इट। स्टैम्पीड्स इन इंडिया, भारत में भगदड़ से रिलेटेड एक आर्टिकल है, एक रीसेंट न्यूज आती है जिसमें देखने को ये मिला, एक रिलीजियस गैदरिंग जो है वो हो रही है उत्तर प्रदेश के हथरास डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसमें 121 लोगों की जो है वो जान चली गई, और जिसमें ज्यादातर पीड़ित जो थी वो महिला हम लोग को देखने को मिली थी। ये इंसिडेंट जो है वो हाईलाइट करता है कि हमें
और बेहतर तरीके से सेफ्टी लाने की जो है वो सख्त आवश्यकता है, और क्राउड को मैनेज करने के लिए, लार्ज स्केल में क्राउड को मैनेज करने के लिए एक एफिशिएंट ट्रेनिंग की आवश्यकता है हमारी फोर्स को, राइट? सख्त ट्रेनिंग की आवश्यकता है। फिर स्टैम्पीड्स को जो है वो समझते हैं क्यों होते हैं ये भगदड़। अब आपको ऑलरेडी पता है यार, कोई भी पर्टिकुलर लोकेशन है, भगदड़ तब होती है जब प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। अब भगदड़ कब होगी? जब प्रॉपर लाइंस नहीं होंगी कि लाइन से जो है वो लोगों को अंदर एंट्री जो है वो दी जाए, एग्जिट दी जाए। लोग एकदम भागते तो भड़ 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 भगदड़ होती है और एक दूसरे को कुचलने लगता है, राइट? तो ये चीज है। तो ये भगदड़ जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है, ये मास मूवमेंट ऑफ क्राउड जो होता है कहीं पर भी, जब भारी मात्रा में कोई क्राउड है और फिर वो प्रॉपर तरीके से उनका मैनेजमेंट नहीं होता है, तो वो मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं और जिसके कारण से बहुत लोगों को चोट लगती है और जान तक चली जाती है। अलग अलग प्रकार के भगदड़ के प्रकार हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं। एक यूनिडायरेक्शनल स्टैम्पीड होता है, एक टर्बुलेंट स्टैम्पीड होता है। तो ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ये याद रखो, ये ध्यान में रखो बस कि फैक्टर्स क्या-क्या कारण हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो देखो कई बार साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, पैनिक, कि अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अब आपने देखा होगा मंदिर वगैरह के अंदर लोग जब गर्भगृह के अंदर एंटर करते हैं तो ऐसे पता नहीं भागते हैं कि जैसे भगवान उठ के चले जाएँगे वहाँ से। अरे भैया, भगवान वहीं पर ही हैं, आराम-आराम से चलो, सबको दर्शन करने दो धीरे-धीरे। तो एकदम ऐसे भागेंगे कि जैसे भगवान, अब आपने देखा, नोटिस किया होगा, कम ऑन, मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताओ। ऐसे भागेंगे कि जैसे भग भाई, मतलब बस भगवान उठ के जाने ही वाले हैं। अरे भाई, सबको मौका मिलेगा, आराम-आराम से चलो। मुझे तो बहुत गुस्सा आती है कई बार, और ये हरकत बिल्कुल एकदम गर्भगृह के सामने तो बिल्कुल ज़्यादा करते हैं सभी लोग, और उसी कारण फिर वो सिक्योरिटी वाले फटाफट निकालने लगते हैं लोगों को। तो ये थोड़ा-सा साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होता है। फिर एकदम से कोऑपरेटिव बिहेवियर जो है वो इमरजेंसी के दौरान जो है वो हटा देते हैं। इवन नॉट इवन मंदिर ऑल्सो, मंदिर भी यार, आप जैसे प्लेन की बात करते हैं अपन। आप कभी भी देखना, जब आप फ्लाइट से जब उतरोगे, तो लोग अचानक से अपना फ्लाइट से या ट्रेन से या बस से अचानक अपना बैग लेके बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। अरे भाई, लाइन से चलो ना, जो सामने बैठा है गेट के, पहले उसको निकलने दो। नहीं भाई, हम पहले निकलेंगे, भड़ 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 करके, मतलब रुकने का नाम ही नहीं लेते। उनको पता है भाई कि अभी गाड़ी रुकी नहीं है, बट फिर भी अब ट्रेन में अक्सर होता है कि स्टेशन आया नहीं होता, लाइन लगा के खड़ी रहती है। अरे भाई, अगर ट्रेन 2 मिनट भी रुक रही है तो 2 मिनट का समय बहुत होता है पूरी बोगी को खाली करने में। आगे की चर्चा करें, एनवायरमेंटल और डिजाइन एलिमेंट्स। कई बार, हाँ देखो, डिजाइन डिजाइन तत्व, प्रॉपर लाइट नहीं है, राइट? क्राउड फ्लो मैनेजमेंट बहुत पुअर है, लाइन बनाई नहीं गई है कि जहां पर लोग जो है वो खड़े होकर आ जा सकें। बैरियर जो है वो तोड़ देते हैं कई बार लोग, राइट? और फिर कई बार हम लोग को जो है वो एग्जिट वाले एरिया पर या इवैक्यूएशन वाले रूट को जो है वो ब्लॉक कर दिया जाता है। जब एग्जिट वाला रूट ब्लॉक हो जाएगा तो लोग पागल हो जाएंगे कि भाई कहाँ से निकले हम। फायर हैजार्ड, कई बार जो है वो आग लग जाती है तो उस पे भगदड़ मच जाती है। कई बार जो है वो क्राउड ज्यादा होता है, यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया पर कैपेसिटी नहीं है उतना क्राउड हैंडल करने की, और आपने उस एरिया पर उतने लोगों को भर दिया, तो भगदड़ तो मचनी है ना। इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं? साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हम लोग को देखने को मिलता है। जो भी सर्वाइवर जो बच गए होते हैं, वो लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जो है फेस कर रहे होते हैं, क्योंकि अब कोई फंस जाएगा ऐसी भीड़ में और अपने खो जाएगा, अपने माँ-बाप से दूर हो जाएगा या परिजन से दूर हो जाएगा, या किसी की डेथ हो जाएगी उसी की आँखों के सामने कुचल-कुचल कर उसके परिजन की। तो वो जो ट्रॉमा होता है वो बहुत खतरनाक होता है और वो लॉन्ग टर्म रहता है। फिर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज़ भी इसके हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं। जो पुअर फैमिलीज़ वगैरह जो होती हैं, वो कई बार जो है वो, अगर उनके परिवार का जो है मुखिया, उसकी डेथ हो जाती है, यानी कि परिवार के मेन सदस्य की, कमाने वाले की सदस्य की डेथ हो जाती है, तो उनको बड़ा नुकसान जो है वो हो जाता है। फिर किसी को चोट लग गई तो मेडिकल एक्सपेंसेस, राइट? कि भाई दर्शन करने गए और चोट-वोट जो है वो लग गई, अलग खर्चा जो है वो बैठ गया, ऐसी चीज़ है। फिर सोशल इम्पैक्ट भी इसका हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स पर, अथॉरिटीज़ पर ट्रस्ट जो है वो लोगों का उठ जाता है कि भाई ये क्या मज़ाक है। होता है ना कई बार, आप किसी जगह पर जाते हो यार और उस जगह पर जाकर आप देखते हो कि अरे यार पुअर मैनेजमेंट है, तो आप बोलते हो ना यार कि ये क्या मज़ाक है भाई, गलती हो गई यहाँ पे आके। ये किस तरीके का मैनेजमेंट कर रखा है, ऐसा बोलते हैं ना कई बार, तो वो वाली चीज़ है। फिर कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है, लोग तोड़-फाड़ देते हैं पूरी चीज़ों को, राइट? इससे पहले भी वैष्णो देवी मंदिर पर 2022 में स्टैम्पीड हुई है। मुंबई का ब्रिज जो है वो कोलैप्स हुआ था तो उसपे स्टैम्पीड हुई थी। वाराणसी के ब्रिज में हुई है। गोदावरी नदी पर हम लोग को एक फेस्टिवल के दौरान जो है वो देखने को मिला। फिर रतनगढ़ मंदिर पर, इलाहाबाद ट्रेन स्टेशन पर, जोधपुर मंदिर पर, नैना देवी मंदिर पर, वाई टेम्पल पर, तो ऐसी बहुत सारी जगहों पर हम लोग को देखने को मिली है। फिर इसके अलावा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइंस के बारे में हम बात करें, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की दिशा निर्देशों के बारे में हम लोग बात करें,
तो उन्होंने ट्रैफिक और क्राउड को मैनेज करने के लिए दिशा निर्देश दिए, बोला कि आप ट्रैफिक को डिस्प्ले रूट मैप जो है वो तैयार करो, बैरिगेड्स का उपयोग जो है वो करो। फिर सिक्योरिटी के लिए आप सीसीटीवी सर्विलांस करो, राइट, सीसीटीवी रूम में जो है वो अथॉरिटीज को बैठाओ, सिक्योरिटी को बैठाओ। मेडिकल प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, यानी कि आपको स्टैंड बाय पे एम्बुलेंस जो है वो रखना है, मेडिकल स्टाफ को रेडी जो है वो रखना है। क्राउड सेफ्टी के लिए टिप्स बताई जाए, एजुकेट करो कि भाई जो भी लोग आ रहे हैं उनको बताओ कि शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें। एग्जिट का रूट जो है वो उनको बार बार जो है वो शो करवाओ कि वहां से एग्जिट है। फायर सेफ्टी के लिए जो है वो आप स्टैंड बाय पर वो भी रख सकते हो, फायर ब्रिगेड जैसे होता है ना, कई बार बड़ी बड़ा फंक्शन होता है तो एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड ये सब स्टैंड बाय पे बाहर ही खड़े रहते हैं या नजदीक में ही रहते हैं। फिर इन्होंने ये भी बोला कि आप कोलैबोरेट करो डिजास्टर रेजिलियंस के लिए यूएनआईएसडीआर के साथ। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो कि बताई है एनडीएमए के द्वारा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। फिर इसके अलावा कुछ इनोवेटिव स्टेप्स भी हम लोग को देखने को मिलते हैं इस प्रकार की भगदड़ को प्रिवेंट करने के लिए, जैसे रियल टाइम डेंसिटी मॉनिटरिंग, राइट। इसके अंदर थर्मल और लीडार का उपयोग जो है वो किया जाता है इन टेक्नोलॉजीज का, प्रिडिक्ट करने के लिए क्राउड जो है वो कहाँ पर कितना ज्यादा है, और अर्ली वार्निंग जो है ये ट्रिगर जो है वो कर देगा सेंसर्स के माध्यम से। मतलब कि जहां पर लोग जो है वो ज्यादा आते जा रहे हैं तो वो देख लेगा कि यार इस पर्टिकुलर हॉल में ज्यादा लोग जो है भर गए हैं तो अब रोक दो। मतलब उस तरीके की टेक्नोलॉजी है ये सेंसर वाली। आरएफआईडी टैग्स का इस्तेमाल जो है वो करो टिकट्स के अंदर, रिस्ट बैंड के अंदर। कई बार होता है ना कि आप किसी मंदिर वगैरह के अंदर जाते हैं तो आपको एक रिस्ट बैंड दे दिया जाता है, या कई बार टैग्स जो है वो लगा दिए जाते हैं, रेड टिकट जो है वो मिलती है ना, तो उसके थ्रू जो है वो स्कैनिंग के थ्रू पता लग सके कि भाई कितने लोग जा रहे हैं। या फिर इन जनरल जैसे कि कभी आप एंटर होते हैं तो एक मशीन रहती है जिसके थ्रू होते हुए, मेटल डिटेक्टर वाली मशीन, तो कई बार उस मशीन के ऊपर जो है वो लिखा रहता है कि भाई कितने लोग अंदर जाए, कितने लोग बाहर जा रहे हैं, है ना, देखा होगा आपने शायद। तो ये सब चीजें, क्राउड को ड्रोन्स के थ्रू सर्वेलांस करो, देखो चेक करो कि कितना क्राउड है, ज्यादा कहीं भगदड़ तो नहीं मच रही है, राइट। इंटेलिजेंट लाइटिंग सिस्टम जो है वो शुरू करो, डिपेंड करेगा कि भाई लाइट जो है वो ऑटोमेटिकली क्राउड के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट हो जाए। फिर बायोल्यूमिनेसेंट पाथवे, मतलब जैसे आपने देखा होगा ना वो जिसको अपन वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेडियम, कि रेडियम वाली लाइट या फिर जल, मतलब को वो रास्ता दिखाए लोगों को कि हाँ भाई आपको इस रास्ते से होकर जो है वो गुजरना है। तो ये बायो ल्यूमिनेसेंट पाथवे इसको जो है वो बोलता है। इमरजेंसी के दौरान जो है ये और तेज ग्लो जो है वो करती है, जिससे कि पैनिक जो है वो रिड्यूस हो जाए, कम हो। इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन डिस्प्ले जो है वो लाया जाए, वेट टाइम जो है बताया जाए, इवैक्यूएशन रूट की इंफॉर्मेशन दी जाए, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन जो है वो किया जाए। तो ये सब चीजें हैं जिस जो इनोवेटिव अप्रोचेस हैं भगदड़ को जो है वो दूर करने के लिए। बस आपको जब ध्यान में रखना था इसको, बाकी और लिखने विखने की जो है आवश्यकता नहीं है, बहुत कॉमन सी चीजें हैं। अब बात हो रही है इंडिया के अंदर वायु प्रदूषण के बारे में, एयर पोल्यूशन के बारे में। तो एयर पोल्यूशन आपको ऑलरेडी पता है कि काफी खतरनाक है, राइट, हेल्थ के लिए, एनवायरमेंट के लिए इंडिया के अंदर। और इंडिया में तो ग्लोबल अगर टॉप 10 सिटीज की बात करें, यानी कि वैश्विक स्तर पर 10 सिटीज की बात करें, 10 शहरों की बात करें, तो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड 10 शहरों में से कितने हैं? मेरे ख्याल से 8 या 9 शहर जो है वो इंडिया के अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं। सोचो आप, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 30 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में से 21 सिटी तो इंडिया के अंदर ही हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, जहां पर सीवियर एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम हम लोग को नजर आ रही है, राइट। तो ये फैक्ट आप लिख लो, ये फैक्ट आप लिख लो कि 30 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में से पूरे दुनिया भर में वैश्विक स्तर पर 30 सबसे प्रदूषित शहरों में से 21 जो है भारत में स्थित है, भारत में स्थित है। फिर आगे की चर्चा करें तो यही है, एयर पोल्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। 140 मिलियन इंडियन से ज्यादा इंडियंस जो है वो ऐसी एयर को जो है वो ब्रीथ कर रहे हैं जो सेफ, डब्ल्यूएचओ की सेफ लिमिट से जो है वो कई ज्यादा है, 10 गुना बताया जा रहा है कि डब्ल्यूएचओ की सुरक्षित सीमा से 10 गुना या उससे ज्यादा अधिक हवा में जो है वो सांस ले रहे हैं 140 मिलियन से ज्यादा इंडियंस। सोचो आप कितनी खतरनाक स्थिति। इवन ये कहा जाता है कि दिल्ली में अगर आप सांस जो है वो ले रहे हो तो डेली दिल्ली में सांस लेने का ही मतलब ऐसा होता है कि आप दिन की जो है वो 20-25 सिगरेट जो है वो पी रहे हो। मतलब सोचो आप दिन की 20-25 सिगरेट पीने हैं, जितना जो है वो प्रॉब्लम जो है वो दिल्ली में सिर्फ नॉर्मली सांस लेने से हो जाएगी। फिर एयर पोल्यूशन के कारण 2 मिलियन प्री मैच्योर डेथ हर साल इंडिया के अंदर जो है वो होती है, सोचो आप। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है, राइट, सांस लेने संबंधी परेशानियां, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर होता है, इससे तो हार्ट अटैक वगैरह बहुत ज्यादा हो रहा है। अल्जीमर की प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिलती है, ये मेंटल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम हम लोग को नजर आती है।
फिर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 ये लिख लेना भैया, सूक्ष्म कण पदार्थ। और पीएम हिंदी वाले स्टूडेंट भी पीएम को पूरा फुल फॉर्म लिख दो, पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 ये सबसे हार्मफुल पोल्यूटेंट होता है। ये होता क्या है, इसको सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो हवा में कुछ ऐसे कण छोटे छोटे जो हम लोग को नॉर्मली दिखाई नहीं देंगे, बट ये जाकर जो है वो हमारे लंग्स में फंस जाते हैं, राइट। लंग्स के अंदर जो है ये फंस जाते हैं और इसके कारण से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। फिर आगे की जो है वो चर्चा करें, दिल्ली। दिल्ली की हालत तो सबसे खराब है, सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर लोगों की मृत्यु होती है एयर पोल्यूशन के कारण। 11.5% हर साल डेथ होती है एयर पोल्यूशन के कारण। अप्रोक्सीमेटली 12,000 जाने जो है वो जाती है हर साल दिल्ली में एयर पोल्यूशन के चलते। फिर शिमला के अंदर भी सिनारियो जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है, बट यहाँ पर लो एयर पोल्यूशन के चलते बहुत कम डेथ होती है, 59। ठीक है, कंसिस्टेंट वायलेशन हो रहा है सेफ स्टैंडर्ड का। 2 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 लेवल जो है उसका उल्लंघन डब्ल्यूएचओ की सेफ लिमिट जो है उससे कई ज्यादा हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। 99.8% दिनों में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का स्तर डब्ल्यूएचओ, मतलब ये मान के चलो हर ही दिन 99.8 मतलब हर दिन ही मान लो 100% कि हर दिन हम लोग को इतना पोल्यूशन जो है वो देखने को मिल रहा है कि डब्ल्यूएचओ की सेफ लिमिट से कई ज्यादा ऊपर है। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जान जाने का खतरा, तो ये सब आंकड़े वो याद रखने की जरूरत नहीं, फिगर्स वगैरह। हाई रिस्क, हायर रिस्क इन लेस पोल्यूटेड सिटीज, तो जो कम पोल्यूटेड सिटीज है वहां पर भी रिस्क जो है वो काफी ज्यादा है। जिन जिन सिटीज में पोल्यूशन लेवल कम है जैसे बेंगलुरु, शिमला, बट यहाँ पर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर इफेक्ट जो है वो देखने को मिला है। क्यों, बट ऐसा क्यों क्यों बताया जा रहा है कि भाई जिस सिटीज में एयर पोल्यूशन कम है वहां पर भी रिस्क जो है वो काफी ज्यादा है। अब देखो यार, कई बार क्या होता है कि ट्रैफिक कंजेशन, ठीक है, एयर पोल्यूशन ओवरऑल कम है, बट अगर बात करें कॉन्सेंट्रेशन की या डेंसिटी की लोगों की, कि लोग आसपास जो है वो रह रहे हैं, तो वो एक्सपोजर में है ना, लोग चाहे कम हो या ज्यादा हो, अगर आप एक्सपोजर में हो तो दिक्कत तो आएगी ना, हेल्थ के ऊपर इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये चीज है। तो क्या क्या कारण होते हैं इंडिया के अंदर एयर पोल्यूशन के? एक तो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं, यस। सॉलिड वेस्ट को जला दिया जाता है, कई बार पन्नी जला दी गई, वेस्ट को जला दिया गया, राइट। कई बार हम लोग को देखने को मिलता है कि पराली को जला दिया जाता है, स्टबल बर्निंग जिसको बोलते हैं लोग। फिर कई बार जो है वो ये कंडे से या लकड़ी से वो जलाया जाता है, लकड़ी को जलाकर खाना बनाया जाता है, यस। फिर यही कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हम लोग को देखने को मिलता है। फिर इम्प्रॉपर पायरोलिसिस, पायरोलिसिस जो है सिंथेटिक मटेरियल की एक प्रोसेस होती है, इंडस्ट्रीज में जो है वो उपयोग की जाती है। तो ये इम्प्रॉपर तरीके से जब किया जाता है तभी भी ये दिक्कतें हम लोग को देखने को मिलती हैं। अब ये लिख लो आप तीन चीजें, क्या स्ट्रेटजीज है? तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। टारगेट क्या है 2024 तक? पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10 में 20 से 30% की कमी लेकर आनी है। लिख लो भाई, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और जितनी भी पुअर एयर क्वालिटी वाली सिटीज हैं, 102 सिटीज, इन पर फोकस करने की बात की गई है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के थ्रू। फिर ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अरावली, अरावली की महान हरित दीवार, 1600 किलोमीटर की ग्रीन इकोलॉजिकल कॉरिडोर तैयार किया गया है एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए। वहां पर 1.35 बिलियन ट्रीज जो है वो 10 सालों में, एक दशक में जो है वो बनाने की बात की जा रही है। फिर आईआईटी बॉम्बे ये एयर पोल्यूशन पर स्टडी करती है, वाइल लैंसेट जो है वो हाईलाइट करती है उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो वो सब लिखने की जरूरत नहीं, बस ये दो चीज लिख लो आप, ठीक है। एक्सियोम 4 में इंडियन एस्ट्रोनॉट हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने शॉर्टलिस्ट किए हैं चार जो गगनयान एस्ट्रोनॉट थे, उनमें से दो को जो है वो शॉर्टलिस्ट जो है वो कर लिया गया है एक मिशन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के, और ये कोलैबोरेट कर रहे हैं नासा के साथ। देखो, मिशन गगनयान सभी को पता है, गगनयान मिशन। गगनयान मिशन में हम लोग को देखने को मिला है कि हमने रशिया में अपने एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग जो है वो दिलवाई है, और भारत से जो है वो हमारे एस्ट्रोनॉट भारत की जमीन से जो है वो पहली बार जो है वो उड़ेंगे और स्पेस में जाएंगे। और आपको बता दें कि इंडिया से जो एस्ट्रोनॉट, या फिर मैं बोलूं सिंपल शब्दों में,
इंडिया से जो स्पेस ट्रेवलर जो है वो उड़ान भरेंगे उनको बोलेंगे व्योमनॉट। क्या बोलेंगे? व्योमनॉट। VYOMNAUT, व्योमनॉट, VYOMNAUT, ये लिख लो। ये स्पेस ट्रेवलर्स के नाम होता है। यूनाइटेड स्टेट्स का स्पेस ट्रेवलर जो होता है उसको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, और रशिया वाले को कॉस्मोनॉट बोलते हैं, इंडियन स्पेस ट्रैवलर को व्योमनॉट बोलते हैं, राइट। ऐसे अलग अलग कंट्री के स्पेस ट्रैवलर्स के नाम है, इंडिया का नाम याद रखना। आज तक इंडिया की जमीन से कोई भी जो है वो स्पेस में नहीं गया है। हालांकि आप बोलोगे इंडिया पहले इंडियन थे स्पेस पे जाने वाले, वो थे राकेश शर्मा, बट वो रशिया की जमीन से गए थे, ना कि इंडिया की जमीन से, राइट। और इंडिया की जमीन से पहला मिशन जो है वो उड़ान भरेगा स्पेस के लिए, जिस मिशन का नाम है गगनयान मिशन। कम ऑन। और आपको बता दें कि इस मिशन में 4 लोगों को जो है वो ट्रेन किया जा रहा था, जिसमें महिला भी थी, पहली बार महिला भी जाएंगी। तो उनमें से 2 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है इसरो ने, और किस पर्पस के लिए? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजने के लिए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या होता है? ये बेसिकली आप ये मानकर चलो कि स्पेस में, अंतरिक्ष में जो है वो एक बहुत बड़ा सा रिजॉर्ट है, ये मान के चलो। एक बहुत बड़ा सा स्पेस स्टेशन है जहां पर साइंटिस्ट, रिसर्चर जो है वो वेरियस एक्टिविटी की रिसर्च करते हैं। कई बार जैसे कि मून का मिशन होता है या दूसरे प्लैनेट्स का मिशन होता है, तो पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाया जाता है, और फिर वहां से दूसरा मतलब अपने मिशन को जो है वो कंटिन्यू किया जाता है, राइट। और देखना इसकी वीडियो जो है बहुत सारी यूट्यूब पर जो है आपको मिल जाएगी कि लोग जो है वो कैसे रहते हैं, स्पेस ट्रैवलर्स वहां पर, एस्ट्रोनॉट जो है वो किस तरीके से जो है वो काम करते हैं, हवा में उड़ते हुए काम करते हैं, कैसे खाना खाते हैं। मैं तो बोलता हूँ पानी कैसे खाते हैं। क्या? पानी वहां पे पीते नहीं है, पता है आपको? पानी खाया जाता है। पानी के बुलबुले होते हैं जिसको मुंह में चबा लिया जाता है। देखना, मजा आएगा देख के। ये कोलैबोरेटिव एफर्ट जो है वो नासा के साथ, ये बेसिकली अक्टूबर 2024 से पहले पहले जो है वो कर दिया जाएगा नासा की वेबसाइट के अकॉर्डिंग। इनको ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी जिनको सेलेक्ट किया गया है, राइट, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मिशन के लिए इनको प्रिपेयर किया जाएगा। एक्सियोम मिशन के बारे में हम लोग बात करें, ये इसरो और नासा का मिशन, हम लोग को एक्सियोम 4 मिशन जो है वो देखने को मिल रहा है। याद रखना, इसरो और नासा का मिशन है, ये आ सकता है, लिख लो आप। एक्सियोम 4 मिशन नासा और इसरो का, इंडिया यूएस स्पेस कॉर्पोरेशन का मिशन है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाकर ये वेरियस साइंटिफिक रिसर्च जो है वो कंडक्ट करेंगे। बस ये चीज लिख लो आप। अगस्त अक्टूबर 2024 में हो जाएगा ये। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से जो है उड़ान भरा जाएगा, और इंडियन एस्ट्रोनॉट जो है वो लगभग 14 दिन जो है वो बिताएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। इंडिया के गगनयान प्रोग्राम, ये 2025 का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम था। पहले में, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो 2023 डेट जो है वो चूज की गई थी इसकी, कि 2023 में हम लोग भेजेंगे, बट कोविड के कारण जो है वो काफी डिले हो गया हर चीज में। तो अब 2025 का है ये प्रोग्राम, और शायद उससे भी डिले हो सकता है। अभी तो फिर भी प्रायर में करने की बात की जा रही है, 2024 के एंड तक भी बात की जा रही है। अगर शेड्यूल कर देंगे तो हो जाएगा। आर्टेमिस अकॉर्ड, ये जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो दिया गया था, प्राइम मिनिस्टर की विजिट हुई थी 2023 में। उस दौरान की एडवांस ट्रेनिंग जो है वो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को जो है वो दी जाएगी आर्टेमिस अकॉर्ड के थ्रू, ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, धरती के जो है ये चक्कर लगा रहा है, राइट, 400 किलोमीटर की हाइट पे। और ये परमानेंट क्रूड लेबोरेटरी है, यानी कि एक लैब है जहां पर साइंटिस्ट, रिसर्चर रहकर वेरियस स्पेस से रिलेटेड स्टडी जो है वो कंडक्ट करते हैं। हाँ, ये फैक्ट लिख लो आप। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर 15 कंट्रीज ने मिलकर कोलैबोरेट किया था, और 5 स्पेस एजेंसीज मौजूद थी। ये 5 स्पेस एजेंसी जो है वो ध्यान में रखिएगा। नासा, रॉस्कोमॉस, ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जाक्सा जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, सीएसए कैनेडियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। और यहाँ पर जो रिसर्चर्स रहते हैं वहां पर रहते हैं, काम करते हैं। देखना इसको, पता है, वीडियो देखोगे तो अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। इंडिया भी अपना खुद का जो है वो स्पेस स्टेशन बनाने पर काम कर रहा है। इंडिया पहला स्पेस स्टेशन 2035 तक स्टैब्लिश करेगा, तो ये फैक्ट भी ध्यान में रखिएगा। बस और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर, बस इतना सा टॉपिक था, याद रखिएगा। दलाई लामा से रिलेटेड एक क्वेश्चन सामने जो है वो नजर आ रहा है आपके, ट्राई करो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का आंसर देने की। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। दलाई लामा क्या स्पिरिचुअल हेड है थेरावाड़ बुद्धिज्म के?
जो ओल्डेस्ट ब्रांच हम लोग को बुद्धिज्म के अंदर देखने को मिलती है। 14 दलाई लामा ये माना गया है कि वो अवतार है गौतम बुद्ध के। इसके अलावा तेंजिन ग्यात्सो, ये करंट जो है वो 14 दलाई लामा है। दलाई लामा चेंज होते रहते हैं, पता है आपको। तो आपको बता दें, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दलाई लामा जो है वो गेलुकपा ट्रेडिशन से बिलोंग करते, तिब्बतन बुद्धिज्म के, ना कि थेरावाड़ बुद्धिज्म के। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना, तिब्बतन बुद्धिज्म। ठीक है, नेक्स्ट भी इनकरेक्ट था। दलाई लामा जो है ये माना जाता है कि ये अवलोकितेश्वर के अवतार हैं, ना कि गौतम बुद्ध के। राइट, तो ये फैक्ट जो है वो ध्यान में रखिएगा। और ये बिल्कुल करेक्ट है, तेंजिन ग्यात्सो, ये 14 दलाई लामा हम लोग को देखने को मिलता है, और करंट दलाई लामा 14 दलाई लामा 14वें। इसका देखो आंसर देने की कोशिश करो, नहीं मत दो इसका आंसर। जोरावर लाइट टैंक के बारे में मैं आपको बता देता हूं। जोरावर लाइट टैंक जो है वो डेवलप किया है डीआरडीओ ने और एलएनटी ने, लार्सन एंड टर्बो ने। और हाँ, आवश्यकता ये लाइट टैंक की इसलिए पड़ रही है क्योंकि 2020 में जो आपको पता है कि यार इंडिया और चाइना के बीच में जो है वो स्टैंड ऑफ हो गया था। दोनों कंट्री के जो है वो सोल्जर एक दूसरे के सामने जो है वो आकर खड़े हो गए थे ईस्टर्न लद्दाख में। तो ये आवश्यकता पड़ रही है कि इस प्रकार से लाइट टैंक्स जो है वो तैयार किए जाए, जो जल्दी से जल्दी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में पहुंचाए जा सके, या उनको एयरलिफ्ट किया जा सके। ये लाइट टैंक का डिजाइन जो है वो इंश्योर करेगा कि उनको लैंड के थ्रू और एयर के थ्रू जल्दी से जल्दी ट्रांसपोर्ट किया जाए, क्योंकि नाम से में आ रहा है लाइट टैंक, हल्का टैंक। बस आज के लिए इतनी ही न्यूज थी गाइस, और ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है मेंस का। इसको जो है वो ट्राई करिए, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो देने की 150 वर्ड्स में। यस, तो चलिए, लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर हिट करिएगा। अब मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।